ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जेनेटिक्स एंड हेल्थ वाले चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स काफी पूछा जाता है अपने कम्युनिटी मेडिसिन या पीएसएम की बात करें तो। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन तो पता होना चाहिए। तो पहली चीज भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं, वहां जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअली जो ये जेनेटिक्स है या जीनोमिक्स है, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली ना, जीनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम, कि भाई इंसानी जीनोम के बारे में जानना। अब तुम बोलोगे कि भैया ये जीनोम क्या है। तो जीनोम क्या है? जीनोम है कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान की जो होती है, वो डीएनए के अंदर इनकोडेड होती है। डीएनए देखा है ना हमने, सबने जब से बायो लिया है तब से हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर इनकोडेड रहती है किसी भी इंसान की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उस पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो सम टोटल होता है उसको कहते हैं उस इंसान का जीनोम। समझ गए? तो जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है किसी भी इंसान की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो कि डीएनए के अंदर इनकोडेड होती है, वो पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सम टोटल, उसको कहते हैं जीनोम। और उस जीनोम के बारे में या ह्यूमन जीनोम के बारे में पढ़ना, उसको कहते हैं जीनोमिक्स। समझ गए? तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए कि भाई जीनोमिक्स क्या है, जीनोम क्या है। अब अगर हमने बात की कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर जो इनकोडेड होती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम पढ़ चुके हैं, और मतलब हमने जब से बायो लिया तब से पढ़ रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन डीएनए होता है ना, इसके अंदर करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स भी हमने पढ़ा हुआ है, याद है? हम पढ़ते थे एडिनोसिन और थाइमिन का बेस पेयर, या उल्टा कर दो तो थाइमिन और एडेनिन का बेस पेयर, या एडेनिन या थाइमिन का बेस पेयर। उसके बाद फिर साइटोसिन और गुआनिन का बेस पेयर, है ना? तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है। तो ये जो बेस पेयर्स होते हैं, करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन डीएनए में। ये सब कुछ भी हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इस पे एक एमसीक्यू आया था, इसलिए इस पॉइंट को डाल दिया। ठीक। तो थोड़ी सी जानकारी कि भैया ह्यूमन जीनोम क्या होता है, जीनोमिक्स क्या होता है, अलग अलग जो बेस पेयर्स होती हैं, तो कितनी बेस पेयर्स है? लगभग तो 3 बिलियन बेस पेयर्स है। इनफैक्ट ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। फाउंडर इफेक्ट एक्चुअली डिस्क्राइब की डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपको किसी डिसीज को डिस्क्राइब करना है, उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, उसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमने जेनेटिक वाली डिजीज के बारे में बात करें, तो वो कितनी पाई जाती है, इंसिडेंस कितना है। इंसिडेंस और प्रिवलेंस पता है ना? इंसिडेंस मतलब नए केसेस कितने आते हैं, प्रिवलेंस मतलब नए प्लस ओल्ड केसेस कितने हैं। तो अगर हम नए केसेस की बात करें ऑन एन एवरेज, तो ना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के केसेस की बात करें तो करीब 1,000 लाइव बर्थ में से 5.6 यानी 5 से 6 के बीच में, हर 1,000 जो नवजात बच्चे होते हैं, उनमें से 5 से 6 बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती हैं। अलग अलग तरह की एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं, वहां भी बात करें अगर हम, तो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ये कितनी पाई जाती हैं? तो ये करीब 1.9 पर थाउजेंड में, 1 पॉइंट क्या यानी 1 से 2 हजार बच्चों में करीब 1 से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें जिनमें क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन पाया जाता है। अब अगर तुम ट्रांसलोकेशन की बात करोगे तो ये क्या होता है? ट्रांसलोकेशन जो होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। फिर या तो वो पूरा का पूरा टूटा हुआ क्रोमोसोम या उसका टूटा हुआ टुकड़ा जाके दूसरे क्रोमोसोम से मिल जाता है। इन जनरल अगर समझना हो तो उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब बहुत डीप में नहीं घुसेंगे, सिंपल भाषा में ट्रांसलोकेशन क्या है कि भाई क्रोमोसोम टूटा, और जो टूटा हुआ क्रोमोसोम है या उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो दूसरे क्रोमोसोम से जाके जुड़ गया, दैट इज क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, सिंपल भाषा में बात करें तो। इसका इंसिडेंस कितना होता है? तो करीब 1.9 है।
ठीक। फिर आता है एन्यूप्लॉइडीज। अब भाई साहब ये एन्यूप्लॉइडीज का मतलब क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का जुड़ जाना या किसी क्रोमोसोम का मिसिंग होना। समझ गए? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाना या मिसिंग क्रोमोसोम होना उसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। और हमने ये तो देखा ही हुआ है कि भैया दो तरह के क्रोमोसोम हमने देखे हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी होती है तो वो कितनी पाई जाती है? 1000 में से कम 2 बच्चों में। जबकि अगर ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो 1000 में करीब 1.7 यानी 1 से 2 के बीच में। ठीक। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हो गए जिनके नंबर्स इसलिए याद करने हैं क्योंकि यार ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के नंबर पे एक बार एमसीक्यू आ चुका है। ठीक। तो ये हो गए थोड़ी सी इंसिडेंट्स की बात कर ली कि भाई ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो उनके इंसिडेंट्स कितने हैं। तो हमने क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ट्रांसलोकेशन, सेक्स इनइक्वालिटी, ऑटोसोमल इनइक्वालिटी दोनों को चारों को देख लिया हमने। ठीक। तो थोड़ी सी सुपरफिशियल जानकारी कि भाई जीनोमिक्स क्या होता है, जीनोम क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, अलग अलग चीजों के इंसिडेंट्स देख लिए हमने। अब मेन चीज पे आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो अगर पीएसएम में या कम्युनिटी मेडिसिन में आपको क्वेश्चन या पब्लिक हेल्थ पे क्वेश्चन आएगा ना जेनेटिक्स में, तो इस चीज पे मुख्यतः आता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन बताओ भाई। क्योंकि ये जो अलग अलग है ना, इनको तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, अलग अलग सिंड्रोम्स को, लेकिन एटलीस्ट ये क्लासिफिकेशन आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता होना चाहिए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा हो गया हमारा यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर जिसमें कि एक्चुअली सिंगल जीन जो होता है वो इफेक्ट होता है, जिसको मेंडेलियन डिजीज भी कहते हैं। और मल्टीफैक्टोरियल में एक से ज्यादा जीन या कह सकते हैं एक से ज्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीमारियों को कराने के लिए। ठीक। तो मुख्यतः आपको पहले तो भाई ये 3 नाम याद रखने हैं, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। ठीक। अब जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं ना वो भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है रिलेटेड टू ऑटोसोम्स। ठीक। अब सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर मुख्यतः जिनके नाम हमको याद रखने हैं वो 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल्स और टर्नर सिंड्रोम। जबकि ऑटोसोम्स वाले डिसऑर्डर्स में हम मेनली डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मेडिसिन और बायोसिन सब में अपन इनको मुख्यतः ज्यादातर पढ़ते हैं। यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये भी 2 तरह से हम पढ़ेंगे इनको, ऑटोसोमल डिजीजेस और सेक्स लिंक डिजीजेस। ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स वाली डिजीजेस के नाम और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स वाली डिजीज के नाम। वहीं सेक्स लिंक डिजीज में भी सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स और सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स के नाम देखेंगे बीमारियों के। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो पहले तो 3 नाम, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फिर यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो वो भी 2 तरह के हैं, रिलेटिंग टू सेक्स क्रोमोसोम और रिलेटिंग टू ऑटोसोम्स। यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर की बात करें तो वो भी वही है, ऑटोसोमल डिजीजेस और फिर सेक्स लिंक डिजीजेस। फिर ऑटोसोमल में भी वही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेक्स लिंक पे भी सेक्स लिंक डोमिनेंट या सेक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, पहले तो ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, उसके बाद इनके अंदर की थोड़ी थोड़ी सी बीमारियां। ठीक। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले बात करते हैं रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स में क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक। ये वाला जो है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सेक्स क्रोमोसोम्स में पहला वाला हम डिस्कस करते हैं, दैट इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अभी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या क्या चीजें होती है? पहली चीज तो याद रखना, इसमें एबनॉर्मल मेल्स होते हैं जिनमें 2 या उससे ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये तो हमको पता है यार, ये बताने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्स है तो भैया फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है। ठीक है। मगर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये तो नॉर्मल मेल है, इसमें एक्स वाई में अगर एक और एक्स जुड़ जाए
तब ये हो जाता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो दो या उससे ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स जब मेल्स में आ जाते हैं तब उनमें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम देखा जाता है। अब इनके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। देखो, फीचर्स में मुख्यतः हम नहीं घुसेंगे क्योंकि फीचर्स आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, मेडिसिन में, बायोसी वगैरह में। मेन जो चीज पता होनी चाहिए आपको पीएसएम में जेनेटिक्स के तहत, दैट इज कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो भाई, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में ये तो हमारा नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल में एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाते हैं। तो एक्स वाई में एक और एक्स जुड़ गया, या फिर दो एक्स जुड़ गए, या दो या उससे ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स अगर मेल्स में पाए जाते हैं तो दैट इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक। अब इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिस होते हैं। उसके अलावा जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो एब्सेंट होता है, जो इनके एजैकुलेशंस होते हैं उसमें स्पर्मेटोजोआ भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो स्कैंटी हेयर्स, काफी कम मात्रा में बाल पाए जाते हैं चेहरे पे, एक्सिला में, प्यूबिस में काफी कम मात्रा में बाल पाए जाते हैं। गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशंस देखने को मिलते हैं इनमें। उसके अलावा कार्डियक अबनॉर्मेलिटीज जो पाई जाती है उनमें से मोस्ट कॉमन कार्डियक अबनॉर्मेलिटी पता कौन सी होती है? माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन कार्डियक एब्नॉर्मलिटी माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स पाई जाती है। ठीक। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन जो इस पे आया था एमसीक्यू, वो इसी पे था कि मोस्ट कॉमन कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज कौन सी है। ठीक। जो सबसे मेन चीज याद रखने वाली है क्लाइनेफेल्टर में कि भैया किस तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो जो मेल होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, दो या उससे ज्यादा एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो दैट इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। एक ये पहला हो गया रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स। दूसरा कौन सा था सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड? सुपर मेल। अब सुपर मेल में क्या हुआ? देखो, नॉर्मल मेल तो एक्स वाई था। अब उसमें अगर एक्स हमने बढ़ा दिया, एक है एक्स है, दो एक्स, तो इस ये क्या हो गया था? ये तो हमारा क्लाइनेफेल्टर हो गया था। वहीं जब ये नॉर्मल मेल है उसमें एक वाई बढ़ा दिया, तो वाई बढ़ गया तो सुपर मेल बन जाएगा वो। तो एक्स वाई वाई सिंड्रोम, दैट इज सुपर मेल, यानी मेल विद एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। अब यह सुपर मेल है तो जो मैनली वाली चीजें हैं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। इससे याद कर सकते हो, जैसे कि हाइट, हाइट 6 फीट से भी ज्यादा हो जाएगी। इनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और बिहेवियर डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत, क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। ये आदमियों वाली ज्यादातर चीजें इनमें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। ठीक। तो दैट इज सुपर मेल या एक्स वाई वाई सिंड्रोम। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक्स वाई सुपर मेल कब बोलेंगे? सुपर मेल देखो यार, हमको पता है कि बच्चे जब होते हैं, ये हो गया माई फीमेल, ये हो गया मेल, तो एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। तो मेल बच्चा कब कहेंगे? जब वाई क्रोमोसोम, वाई आएगा तभी तो मेल बनेगा ना। तो y जो है, y मतलब मेल है। तो जब y एक से ज्यादा हो जाएंगे, एक्स वाई तो है नॉर्मल मेल, y जब ज्यादा हो जाएंगे तो मेल बनाने के लिए y क्रोमोसोम चाहिए ना, तो y जब ज्यादा हो जाएंगे तब जाके सुपर मेल बनेगा, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो। और एक्स एक्स वाई जो होगा दैट विल बी क्लाइनेफेल्टर। क्लाइनेफेल्टर को कैसे याद करना है वो देखेंगे अभी हम। तो ये हो गया आपका एक्स वाई वाई सिंड्रोम या सुपर मेल, क्योंकि मेल के लिए आपको वाई की जरूरत होती है और वाई ही ज्यादा हो गए तो सुपर मेल बन गया। ठीक। उसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? उनमें 45 क्रोमोसोम्स होता है। अब ये तुमको पता है कि नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। अब एक्स एक्स अगर है तो फीमेल हो जाएगी, एक्स वाई अगर है तो मेल हो जाएगा। ये तो पता है ना। और ये 22 पेयर्स होते हैं, यानी कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है। और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में 46 की जगह 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कौन सा गायब हो गया इसमें क्रोमोसोम? इसमें ना एक्स एक्स की जगह एक्स ओ। ओ क्या है? ओ का मतलब होता है कि एक मिसिंग क्रोमोसोम, जो एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे होना था वो नहीं आया,
और सिर्फ एक्स है, एक्स ओ इसलिए लिखते हैं, ओ का मतलब होता है मिसिंग क्रोमोसोम। ठीक, तो एक एक्स मिसिंग होता है इसमें। ऐसा क्यों हुआ, अगर सिंपल भाषा में बोले तो नॉन डिस्टिंक्शन होता है जब सेक्स क्रोमोसोम्स का, तब हमको मिसिंग क्रोमोसोम मिलता है। तो यहाँ पे एक्स एक्स की जगह एक्स एक्स होता तो क्या होती, नॉर्मल फीमेल होती। लेकिन यहाँ पे एक एक्स गायब हो गया या मिसिंग है, तो एक्स ओ, दैट इज आपका टर्नर सिंड्रोम। ठीक, तो यहाँ पे जो फीमेल है उसमें कौन कौन सी चीजें देखने मिलेंगी, उससे पहले ये चीज याद रखना कि भैया मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर कोई सा होता है ना, तो वो टर्नर सिंड्रोम होता है। अभी जो फीमेल है इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो भी देख लेते हैं। पहली चीज तो कि अंडर डेवलप्ड सेक्स ग्लैंड होंगे फीमेल की, स्ट्रीक ओवरीज मिलती हैं, इनफर्टाइल होती हैं भाई, क्योंकि स्ट्रीक ओवरीज अंडर डेवलप्ड सेक्स ग्लैंड है इसलिए इनफर्टाइल भी होती हैं। प्राइमरी एमिनोरिया भी देखने मिलता है। इनफैक्ट अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी प्राइमरी एमिनोरिया क्या है, तो आप टर्नर सिंड्रोम बोलोगे उसको। ठीक, उसके बाद शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलता है, छोटे हाइट की लेडीज होती हैं। वेब नेक देखने मिलता है, ये आपको दिख रहा है। ये एक्चुअली में अगर आप बनाओ चेहरा तो ऐसा तुम ऐसा सुराहीदार गर्दन बनाते हो ना लड़कियों की, तो एक्चुअली ऐसी सुराहीदार गर्दन होती नहीं है यहाँ पे। ये ये आपका शोल्डर आए और ये ही आपका गर्दन हो गई, तो ऐसी गर्दन मिलती है यहाँ पे, इसीलिए इसको वेब्ड नेक बोलते हैं। दिख रहा है, तो वेब्ड नेक मिलता है। उसके अलावा पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने मिलता है, रीनल मालफॉर्मेशन देखने मिल सकता है। मोस्ट कॉमन कार्डियक अनोमली कौन सी पाई जाती है, इस पे एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमन कार्डियक अनोमली टर्नर्स में कौन सी पाई जाती है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व की। ठीक, उसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। उसके अलावा इंटेलिजेंस तो नॉर्मल होता है, मतलब अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो नॉर्मल इंटेलिजेंस देखने मिलता है टर्नर सिंड्रोम के बच्चों में। ठीक है, तो इतनी चीजें टर्नर सिंड्रोम में। सबसे मेन चीज जो टर्नर सिंड्रोम में याद रखनी है, पीएसएम में एटलीस्ट, कि भैया इसमें किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इसमें आपके 22 ऑटोसोम्स तो है ना, लेकिन क्या गया इसमें आपका जो एक्स एक्स होना था, 22 ऑटोसोम्स के पेयर हैं यानी कि 44 हैं उस, लेकिन जो एक्स एक्स होना था ना नॉर्मल फीमेल, उसकी जगह एक एक्स गायब हो गया, और इसीलिए वहां पे एक्स की जगह ओ लिखते हैं, तो दैट इज 45 क्रोमोसोम्स है। ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम। अब फीमेल्स की बात कर ही रहे हैं तो सुपर फीमेल भी देख लेते हैं भाई। नॉर्मल फीमेल तो एक्स एक्स है, ठीक है। अब फीमेल को बनाने के लिए एक्स की जरूरत होती है, तो एक एक्स और जोड़ दो, तो यानी कि 3 या उससे ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स जब पाए जाते हैं, 3 से 5 एक्स क्रोमोसोम्स, तब उसको सुपर फीमेल बोलते हैं। इनमें भी वही अंडर डेवलप्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यूट्रस, वजाइना वगैरह अंडर डेवलप्ड होता है, मेंटल रिटार्डेशन इसमें देखने मिलती है। ठीक है, तो सुपर फीमेल्स में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है, एक्स की मात्रा बढ़ गई। देखो सुपर फीमेल्स में क्या किया था, वाई बढ़ा दिए थे हमने, और सुपर फीमेल में एक्स बढ़ा दिया। ठीक, तो ये आपके 4 सिंड्रोम्स हो गए, क्लाइनीफिल्टर, एक्स वाई वाई, टर्नर्स और सुपर फीमेल्स। ठीक है, ये 4 आपके हो गए जो कि हम सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में देखते हैं। तो ये 4 तो हमने देख लिए कि भाई ये 4 कौन से होते हैं। ठीक, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। ऑटोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई ये, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें ना ट्राइसोमी हो जाती है 21st नंबर पे, 21 नंबर पे। अब ट्राइसोमी 21 मतलब क्या समझ में आया, देखो हमने पहले बताया कि 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, यानी कि 44 ऑटोसोम्स हैं आपके, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। अब लड़का है तो एक्स एक्स हो, एक्स वाई होगा, और लड़की है तो एक्स एक्स होगा, है ना। तो ये जो 22 पेयर होते हैं ना ऑटोसोम्स के, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे कर करके जो 21st नंबर का जो पेयर होता है ऑटोसोम्स का, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, तब कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये दिख रहा है यहाँ पे। नॉर्मली तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में सब में देखो दो 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 पेयर है, लेकिन
जो 21st नंबर का जो पेयर है ना, वहां पे 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए, दैट इज ट्राइसोमी हो गई 21st पोजीशन पे, तब इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखने मिलती हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टेचर देखने मिलता है, स्मॉल राउंड हेड देखने मिलता है, नैरो और टिल्टेड आईज देखने मिलती हैं, मालफॉर्म्ड ईयर्स देखने मिलते हैं, शॉर्ट और ब्रॉड हैंड्स देखने मिलते हैं, लैक्स लिम्स देखने मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने मिलता है बच्चों में। उसके अलावा एट्रेसिया दिखता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट में। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट कौन सा होता है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में? एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी अगर हम बोले डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म की, तो वो कैसे कैसे बढ़ती जाती है? जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ती है, वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इसके एग्जांपल के तौर पर तुम देख सकते हो कि जब लड़कियां 20 साल की होती हैं, तब उनमें अगर रिस्क की बात की जाए बच्चों में डाउन सिंड्रोम की, उनके बच्चों में, तो 3000 में से सिर्फ एक में होता है रिस्क। जबकि वहीं अगर लड़कियों की उम्र 45 से उससे ज्यादा हो जाए, तो हर 50 में से एक बच्चे में आपको, हर 50 महिलाओं में से एक के बच्चे में आपको डाउन सिंड्रोम देखने मिलता है। देख रहे हो कि 3000 में से एक से सीधा 50 में से एक आ गई, जैसे ही एज बढ़ गई। समझ गए? तो ये आपसे पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स में सबसे मेन रिस्क फैक्टर कौन सा है, तो वो है मैटरनल एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम बढ़ने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे या रिस्क इंक्रीज होती जाएगी। ठीक। तो ये थोड़ी सी जानकारी डाउन सिंड्रोम में। देखो, ये जितने भी हमने देखे, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर, सुपर मेल, सुपर फीमेल, डाउन सिंड्रोम, इनके बारे में मेन जो आपको पीएसएम में पता होना चाहिए, वो है कि भैया किस तरह का इनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने मिलता है। बाकी सारे फीचर्स हम मेडिसिन वगैरह में, बायोसी वगैरह में तो पढ़ते हैं, तो हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक। अब यार, हाँ, अगला जो है यूनिफैक्टोरियल, यहाँ तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि कंफ्यूजन होता है इन सब में कि भैया क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो है वो कैसे याद करेंगे, या टर्नर सिंड्रोम कैसे याद करेंगे, या डाउन सिंड्रोम कैसे याद करेंगे। ठीक है, कि इनमें कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। देखो, सुपर मेल और सुपर फीमेल तो मैंने बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। सुपर मेल है, उसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, नॉर्मल मेल जो है वो होता है XY, और नॉर्मल फीमेल जो होती है वो होती है XX। अब कौन डिसाइड करता है मेल है कि फीमेल है? तो अगर X आता है, तो देखो, ये होता है मदर, ये होते हैं फादर। ठीक है, मदर है तो XX है, फादर है तो XY है। मदर से तो भैया X ही आएगा, है ना? अब फादर से डिपेंड करता है, या तो X आएगा और या तो Y आएगा। अब अगर X आया तो XX हुआ, तो यानी कि गर्ल हो जाएगी, और अगर Y आया तो XY हो जाएगा, तो यानी कि बॉय हो जाएगा। तो डिपेंड क्या कर रहा है? Y डिसाइड करता है कि बॉय होगा, और X डिसाइड करता है कि गर्ल होगा, तो बस वही चीज को बढ़ा दो। तो जो नॉर्मल मेल है XY वाला, उसमें एक एक्स्ट्रा Y जोड़ दो, तो हो जाएगा सुपर मेल, क्योंकि Y डिसाइड करता है लड़का होने के लिए। और ऐसे ही नॉर्मल फीमेल है तो उसमें एक X बढ़ा दो, तो हो जाएगी सुपर फीमेल, क्योंकि X आता है तभी फीमेल बनती है। तो नॉर्म सुपर मेल में Y बढ़ेगा और सुपर फीमेल में X बढ़ेगा। ऐसे याद कर लिया। ठीक। ये तो हो गया। अब आते हैं क्लाइनेफेल्टर और टर्नर पे। ठीक। तो ये जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें होता क्या है? जो पहली चीज तो कि भैया ये मेल है कि फीमेल है, उसमें पहले हम चले जाते हैं। तो क्लाइनेफेल्टर जो है, तो दिख क्या रहा है इसमें? दिख रहा है ये क्लाइन। क्लाइन से क्या याद आ रहा है? मेरे को तो क्लाइन से जो याद आता था, दैट वाज क्लेंट याद आता था। क्लेंट किस से बना हुआ है? तो याद है, क्लार्क क्लेंट। क्लार्क क्लेंट कौन है? तो अगर आपको पता होगा, केंट क्लार्क किसका नाम है? सुपरमैन। याद है? क्लार्क। तो एक्चुअली इन दोनों के नाम से मिलके बन गया क्लेंट, क्लार्क केंट।
क्लार्क कैंट नाम है ना उसका। तो एक्चुअली में क्लेंट जो है वो हो गया आपका मैन। और ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम में ये टी याद रखना, ठीक है। टी फॉर टी और इसका एन, ठीक है। टी और एन, तो टी और एन से क्या याद आ रहा है? टीना। टीना कौन है? फीमेल है, ठीक है। तो ये तो अपन को पहली चीज याद हो गई कि भाई क्लेंट क्लार्क जो है या क्लार्क कैंट, दैट इज क्लेंट जो है वो मैन है और टीना जो है वो फीमेल है। तो क्लाइन वाले में मेल हो जाएगा और टर्नर्स में फीमेल हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, कौन सा क्रोमोसोम चेंज हुआ, ये देखें। तो ये के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये के दिख रहा है, तो एक्चुअली इसको आधा कर दो तो क्या हो गया? ये एक आधा और आधा एक्स बन गया। थोड़ा सा टेढ़ा एक्स है कि नहीं है? ये जो के है, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर दो तो एक्स बन जाएगा, है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो आपका ये मैन था, मैन कौन था? एक्स वाई था, उसमें एक एक्स जुड़ गया, तो दैट इज आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, है ना। वैसे जो टीना है, इसका टी जो है याद रखना, टी। टी किस में आता है? कट कर दो। तो फीमेल जो है उसमें एक्स एक्स है, तो इसमें हमको एक एक्स को कट कर देना है, तो एक्स ओ हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स ओ इज आपका टर्नर सिंड्रोम। समझ गए? तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब वहीं पे आ जाओ आप डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम समझ में आ गया। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में ये हो गया आपका के। तो ये के जो है दिख रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो ये एक्स हो जाएगा। तो नॉर्मल मेल जो होता है उसमें एक एक्स और जोड़ दो, तो एक्स एक्स वाई। अब नॉर्मल मेल क्यों लिया हमने? क्योंकि क्लेंट क्लेंट मेल है, तो केंट जो है वो मेल है, तो नॉर्मल मेल में एक एक्स जोड़ दिया, एक्स एक्स वाई आपका क्लाइनेफेल्टर हो गया। ऐसे ही जो टर्नर है, तो ये जो टर्नर का टी और एन है, तो हमने टीना कर दिया, तो ये फीमेल हो गई, तो एक्स एक्स हो गया। और यही टी को हमने सी यू टी कट कर दिया, तो कट किसको करना है हमको? एक्स को कट कर दो, तो एक्स ओ मतलब आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे आता है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। इसमें याद कैसे करेंगे? पहली चीज तो भैया मंगोलिज्म का एम या डाउन सिंड्रोम का डी है ना। तो ये जो एम है, एम दिख रहा है इसमें, देखो ये ए आ गया आपका, तो ये आ गया आपका कैपिटल ए। इनफैक्ट ये डी में देखो छोटा सा कट कर दोगे यहाँ पे अगर डंडी, तो ये भी ए हो गया, है ना। तो ए से मतलब क्या समझ में आ रहा है? ए से पहली चीज तो समझ में आ रहा है कि भैया ऑटोजोम वाली पंगा है इसमें। अब कौन सा ऑटोजोम वाला पंगा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका? डाउन है, तो डाउन को तोड़ो तो डी ओ और डब्ल्यू एन। तो डी ओ से क्या हो गया आपका? दो। और डब्ल्यू एन से क्या हो गया? वन। वन दिख रहा है ये, तो ये हो गया आपका दो, और ये हो गया आपका वन। दिख रहा है? दो और वन, टू और वन, 21। तो 21 ट्राइसोमी 21 देखने मिलती है हमको डाउन सिंड्रोम में। तो ऐसे याद कर सकते हो। समझ गए? तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम को ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। तो ये तो हो गया आपके जो हमने बात की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स वाले देख लिए और फिर ऑटोसोम्स वाले देख लिए। अब हम आते हैं यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स पे। यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भैया सिंगल जीन की वजह से, सिंगल जीन इनहेरिटेंस जिसमें देखा जाता है, उस उनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज होती है, इनको इनफैक्ट सिंगल जीन यानी कि मेंडेलियंस डिजीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये थे हमारे ग्रिगोर मेंडल जी, जिन्होंने मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ये भी हमने एक्चुअली जब से बायो लिया तब से मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां नहीं घुसेंगे हम। हाँ, इन्होंने जो जो दिए थे दैट वाज डोमिनेंट, रेसेसिव और सेक्स लिंक डिजीज इनने दी थी। तो हम उस पे देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, यूनिफैक्टोरियल में।
तो हमारे पास ऑटोसोमल डिजीज में दो आ जाएंगे, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट आ जाएगा और ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट आ जाएगा। ऐसे जो सेक्स लिंक्ड है उसमें भी हमारे पास सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स आ जाएंगे और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट आ जाएंगे। इनको थोड़ा थोड़ा सा कौन कौन सी बीमारियां कराते हैं उसके एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए। पहली चीज लेकिन, ऑटोसोमल डिजीजेस में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेंट में मेल और फीमेल में इक्वल फ्रीक्वेंसीज देखी जाती है बीमारी की, ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी ऑटोसोमल रेसेसिव में भी एक्चुअली इक्वल फ्रीक्वेंसीज देखी जाती है मेल और फीमेल में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बीमारियों के नाम जरूर थोड़े से याद कर लेना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में कौन कौन सी बीमारियां मिलती हैं। तो भाई एकॉन्ड्रोप्लेजिया, हंटिंगटन्स कोरिया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, मार्फन सिंड्रोम, रेटिनोब्लास्टोमा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, familial polyposis coli, हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया 1 2 3 4, familial hypercholesterolemia, उसके अलावा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और पॉलीसिस्टिक किडनी एडल्ट में। ठीक, ये हो गए सारे हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले। ऑटोसोमल रेसेसिव वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो भाई आपको एल्बिनिज्म मिल जाएगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैलेक्टोसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी इसमें मुख्यतः सिकल सेल एनीमिया, फिर थैलेसीमिया, फिर विल्सल्स हीमोक्रोमेटोसिस, उसके बाद कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, फ्रेडरिक अटेक्सिया, अटेक्सिया टेलेंजेक्टिसिया, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, टे सेक्स डिजीज और मेगाकुलन या हर्शब्राउन डिजीज। ये हो जाएंगे आपके ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ठीक है, तो ऑटोसोमल डिजीज में ऑटोसोमल डोमिनेंट भी देख लिया और ऑटोसोमल रेसेसिव भी देख लिया। वहीं सेक्स लिंक डिजीज में भी वही डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों है, मगर यहाँ याद रखना जैसे कि ऑटोसोमल में था कि मेल और फीमेल में ना ही डोमिनेंट ना ही रेसेसिव में कोई फर्क नहीं था, दोनों में इक्वल फ्रीक्वेंसीज पाई जाती थी। लेकिन जो सेक्स लिंक डिजीज है उसमें डोमिनेंट वाले की बात करो अगर, तो जो डॉटर्स होती है ना उनमें 100% चांसेस होते हैं कि इनमें तो बीमारी होगी होगी, जबकि जो बेटे होते हैं सन होते हैं उनमें नहीं पाई जाती। जबकि सेक्स लिंक डोमिनेंट वाले में, ठीक है, सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स में पाई जाती है। रेसेसिव वाले की बात करें अगर हम, तो इनमें मेल्स में ज्यादा पाई जाती है, फीमेल्स में कम। मगर डोमिनेंट में तो भैया सारे के सारे डॉटर्स में बीमारियां पाई ही जाएंगी। ठीक, तो सेक्स लिंक डिजीज के में सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स में डिजीज के नाम जैसे कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, उसके बाद ब्लड ग्रुप एक्सजी, उसके बाद फेमिलियल हाइपोफॉस्फेटिनीमिया, एलपॉट सिंड्रोम, हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स, उसके बाद इनकंटिजेनाइटा पिगमेंटी। उसके बाद सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स की बात करें, रेसेसिव वाले में मेल्स में ज्यादा पाई जाएंगे एज कम्पेयर टू फीमेल, जबकि डोमिनेंट वाले में सेक्स लिंक डोमिनेंट वाले में फीमेल्स में तो 100% पाई जाएंगे और मेल्स में नहीं पाई जाएंगे। ठीक, तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव वाले में हीमोफीलिया टाइप ए, टाइप बी, डंचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी, कलर ब्लाइंडनेस, जीएक्सपीडी डेफिशिएंसी, फ्रेजाइल एक्स, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, उसके बाद लिस्टनाइन सिंड्रोम और विस्कॉट एल्ड्रिन। ठीक, तो ये हो गई आपकी कुछ बीमारियों के नाम ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव में और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में। ठीक, तो ये भी हमने देख लिया कि भाई यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर क्या होते हैं। यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर जो सिंगल जीन में जब पंगे होते हैं तब होते हैं, मेंटेलेंस डिजीज भी कहते हैं इसको। और इसमें हमने देख लिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोम में ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव, और सेक्स लिंक में भी सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रेसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों में ही देख लिया, मेल और फीमेल में लगभग इक्वल फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, जबकि सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रेसेसिव में से रेसेसिव में हमने देखा मेल्स में ज्यादा पाई जाती है फीमेल के मुकाबले, जबकि सेक्स लिंक डोमिनेंट में हमने देखा कि जो डॉटर्स होती हैं उनमें 100% चांसेस होते हैं, जबकि जो सन होते हैं उनमें नहीं पाई जाती। ठीक, तो ये हमने यूनिफैक्टोरियल भी देख लिया। अब थोड़ा सा मल्टीफैक्टोरियल बीमारियों के नाम, कि भाई मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स क्या है, कि भाई यूनिफैक्टोरियल क्या था, एक जीन जो कि डिजीज कराता है। मल्टीफैक्टोरियल में एक से ज्यादा जीन या एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स कराने के। इसमें एसेंशियल हाइपरटेंशन आ जाएगा, शिजोफ्रेनिया, मेंटल रिटार्डेशन, ड्यूरल अल्सर्स, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, फेमिलियल पॉलीपोसिस कोलाई, फेमिलियल नॉन पॉलीपोसिस कोलन कैंसर, थायराइड कैंसर। देखो ये ज्यादातर जो बीमारियां है ना, ये तुमको दिख ही रहा है कि एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे। ठीक, तो ये हो गए आपके कुछ मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। तो ये हमने पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इसका देख लिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पूरे देख लिए, यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स पूरे देख लिए, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स पूरे देख लिए।
ठीक। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी कि भैया जिन पे एमसीक्यू आ सकता है, जैसे कि टीजो लिवन ने क्या किया था, तो करीब इन्होंने एक्चुअली डिस्कवर किए थे कि भैया ह्यूमन कैरियोटाइप में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेंडल और गाल्टन ने मिलकर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स दिए थे। इनमें से ग्रिगोर मेंडल को याद रखना, इनकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन इनकी इमेज पे आ सकता है। हर गोविंद खुराना जो थे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड के कोड्स दिए थे, साथ में सिंथेटिक जीन को डेवलप किया था, इसलिए हर गोविंद खुराना जी को भी याद रखना, इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर वेस्टर्न क्रिक और विल्किंस ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इस पे आपको सवाल आ सकता है कि भैया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसमें देखी जाती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब एक ट्रेट को एक से ज्यादा जीन गवर्न करे। ठीक। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक ट्रेट को एक से ज्यादा जीन जब कवर करते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे कि स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन में एक से ज्यादा जीन इस्तेमाल होते हैं। ठीक। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किन में देखने मिलता है? हाइपरटेंशन या एचओसी में देखने मिलता है। ठीक। तो ये हो गए जितने आपको एटलीस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। मुख्यतः जो जेनेटिक डिसऑर्डर में पता होना चाहिए ना, दैट इज कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन से जीन वाले पंगे या क्रोमोसोम वाले पंगे होते हैं। ठीक। वो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, क्या देखो, थ्योरी एग्जाम में वैसे तो इन जनरल इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, पर अगर आता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आता है, तो वो पता होना चाहिए आपको। ठीक। उसके बाद वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है जीनोमिक्स क्या होता है और जीनोम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे फाउंडर इफेक्ट पूछ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन बताओ। तो बताना है, पहले तो ये 3 नाम बता दो, उसके बाद अंदर का थोड़ा थोड़ा बता दो। ठीक। फिर वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? तो आपको बताना है कि जो नॉर्मल मेल है उसमें एक से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स जब मिले, दो या उससे ज्यादा, तब वो क्लाइनेफेल्टर में चला जाता है। ऐसे ही सुपर मेल के बारे में भी पूछा जाता है क्या, तो वही एक एक्स्ट्रा वाई जोड़ दो तो सुपर मेल। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में भी वाइवा में पूछा जाता है कि किस तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, तो बता देना 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स की जगह एक्स ओ हो जाता है। ठीक। उसके बाद सुपर फीमेल्स में भी वाइवा में वही पूछा जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है, तो बता देना भाई 2x से ज्यादा, मतलब 3x 4x 5x, तब आप उसको सुपर फीमेल कहोगे। डाउन सिंड्रोम वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ट्राइसोमी 21, और इसको समझाते आना चाहिए कि भैया ट्राइसोमी 21 क्या होती है। ठीक। उसके बाद आपसे एक्चुअली में वाइवा में पूछ लिया जाता है मेंडेलियंस डिजीज के बारे में कुछ बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, जी कौन सी थी? भैया वही सिंगल जीन डिजीज या यूनिफैक्टोरियल डिसऑर्डर मेंडेलियंस डिजीज को ही बोलते हैं। तो इसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बताते आना चाहिए कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट है, सेक्स लिंक रिसेसिव है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं मेंडेलियंस लॉ, जब से हमने बॉटनी जूलॉजी लिया था तब से, है ना? तो बस, और फिर वाइवा में सेक्स लिंक डोमिनेंट पूछा जाता है कि भैया किनमें ज्यादा किनमें कम, तो आपको बताना है सेक्स लिंक में 100% डॉटर नो सन्स, और सेक्स लिंक रिसेसिव में मेल ज्यादा फीमेल नहीं, और ऑटोसोमल में तो दोनों सेम है। ठीक। ये भी वाइवा में पूछा जाता है। और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स वाइवा में ये पूछ लिया जाता है कि यूनिफैक्टोरियल और मल्टीफैक्टोरियल के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यूनिफैक्टोरियल में सिंगल जीन की वजह से, मल्टीफैक्टोरियल में एक से ज्यादा जीन वजह होते हैं या एक से ज्यादा फैक्टर वजह होते हैं। ठीक। उसके अलावा आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपसे स्पॉटिंग में या एमसीक्यू में इनकी इमेज पूछी जा सकती है, हेरोकोविन कराना और ग्रेगर मेंडल की, तो ये भी पता होनी चाहिए। ठीक। अब ना एमसीक्यू की बात करूं मैं, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो भाई एक एमसीक्यू तो यही मिला था मेरे को कि भाई एक ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो 3 बिलियन बेस पेयर्स। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के इंसिडेंस पे भी एक बार मेरे को एमसीक्यू मिल चुका है। ठीक। उसके अलावा एमसीक्यू आपको क्लाइनेफेल्टर पे एक एमसीक्यू मेरे को ये मिला था, कौन सी कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज मोस्ट कॉमन होती है, और इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि भैया किस तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है।
ठीक। सुपर मेल पे भी ये एमसीक्यू आ सकता है कि किस तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होती है। टर्नर पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो एक तो यही एमसीक्यू आ सकता है कि किस तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी। मेडिसिन या बायोसी में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भैया स्ट्रीक ओवरीज किस में मिलती हैं, या प्राइमरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज वेब्ड नेक किस में मिलता है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन कार्डियक अनोमली या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। इन पे एमसीक्यू आ चुके हैं। सुपर फीमेल पे भी एमसीक्यू ये आ सकता है किस तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होती है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम पे एक तो ट्राइसोमी 21 पे आपको एमसीक्यू आ ही सकता है। ठीक है। उसके अलावा फीचर्स पे, मेंटल रिटार्डेशन पे, एट्रेसिया पे और मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट पे आपको एमसीक्यू आ सकता है। इसकी ना फ्रीक्वेंसी पे भी एमसीक्यू कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस पे आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ती जाएंगी। ठीक। फिर जो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि मेंडेलियंस डिजीज किसको कहते हैं, तो यूनिफैक्टोरियल या सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को मेंडेलियंस डिजीज कहते हैं। एमसीक्यू आ सकता है अपना। इन पे कई बार एमसीक्यू आए हुए हैं। अब ये मेडिसिन में भी पढ़ते हो, बायोसी में भी देखते हो, फिर भी ये बीमारियों पे एमसीक्यू कई बार आए हैं, तो इन टेबल्स को याद कर लेना। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, मार्फन सिंड्रोम, रेटिनोब्लास्टोमा, हाइपरप्रोटीनीमिया, हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया, फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, इन पे एमसीक्यू आ चुके हैं आपको। उसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव में एल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, विल्सन्स हेमिक्रोमेटोसिस, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, फ्रेडरिक एटेक्सिया और एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, इन पे आपको एमसीक्यू आ चुके हैं। ठीक। सेक्स लिंक डोमिनेंट में आपको एमसीक्यू इस पे आ चुका है कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। उसके बाद सेक्स लिंक रेसेसिव में आपको हीमोफीलिया पे एमसीक्यू आ चुका है, डंचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे, जी6पीडी डेफिशिएंसी, फ्रेजाइल एक्स, लिस्टेन सिंड्रोम और विस्कॉट एल्रे पे भी आपको एमसीक्यू आ चुका है। ठीक। उसके अलावा जो आपको एमसीक्यू आ सकते हैं वो ये कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव में लगभग इक्वल फ्रीक्वेंसीज होती हैं मेल फीमेल में, जबकि सेक्स लिंक डोमिनेंट में 100% ऑटोस इफेक्ट होती हैं, जबकि सन नहीं होते। और सेक्स लिंक रिसेसिव में मेल ज्यादा होते हैं, फीमेल कम होते हैं। इन पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक। उसके अलावा मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर में आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भाई सिंगल मोर देन वन जीन या मोर देन वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस पे आपको एक एमसीक्यू आ सकता है। इन चीजों पे आपको जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं उन पे आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो एटलीस्ट इनको देख लेना। खासकर मेंडल्स और हरगोविंद खुराना पे एमसीक्यू आ सकता है, और इनकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इन पे आ सकता है, तो इसकी भी एमसीक्यू देख लेना। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उसमें भी मुख्यतः क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।